नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ नेहरू गांधी परिवार की। ऐसा नहीं है कि मैं विचारधारा के अनुसार कांग्रेसी विचारधारा को हूँ, लेकिन चूंकि कांग्रेस हमेशा से मध्यमार्गी रही है, इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही वो समाजवादी मूल्यों का भी बहुत हद तक पालन करने वाली पार्टी है। जहाँ तक पहले जो उनकी नीतियाँ रही आरक्षण के संबंध में, उन नीतियों में भी काफ़ी बदलाव हो गया। आरक्षण के बिंदु पर मैं समझता हूँ कि जो समाजवादी नेताओं का स्टैंड रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जैसे नेता का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता का, वो स्टैंड अब कांग्रेस पार्टी ले रही है और इसीलिए बार बार वो कास्ट सेंसस की बात करती है, 50% कैप को हटाने की बात करती है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता हर बात पर दोषी ठहराते हैं नेहरू गांधी परिवार को, कोसते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कोसते हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को और श्री राजीव गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी को भी युवराज शब्द से संबोधित किया था। अगर बहुत से बायोग्राफी वगैरह को हम आप पढ़ें तो कुछ तथ्य ऐसे हैं जो ये मानना पड़ेगा कि नेहरू गांधी परिवार अगर आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है तो इसके पीछे बहुत कारण। जब गांधी जी वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उनकी पहचान धीरे धीरे बननी शुरू हुई और चंपारण सत्याग्रह के बाद वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए पूरे देश में, और धीरे धीरे पूरे देश में जैसे असहयोग आंदोलन है, ये अवज्ञा आंदोलन है, ये सब चलता रहा। उस जमाने में पंडित मोतीलाल नेहरू जी एक नामी ग्रामी वकील थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उनकी वकालत बहुत चल रही थी, उनकी आमदनी बहुत थी उस जमाने में भी, और उन्होंने एक घर बनाया था जो आनंद भवन था। अब आप अंदाज कीजिए कि श्री मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत को से अपना मुंह मोड़ना शुरू किया। उनके पास जो संपत्ति थी उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। उनके आवास पर जो बहुत से स्टाफ थे उसमें कटौती की गई, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव आ गया था उस परिवार में। वर्ष 1928 तक आते आते 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अपने आवास को, आनंद भवन को, कांग्रेस पार्टी को दे दिया स्वराज भवन के नाम पर। और गांधी जी यदाकदा हमेशा वहाँ आते थे। कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठकें होती थीं, और कहिए कि देश के आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था नीति बनाने का। वो पढ़ने से ये तथ्य स्पष्ट होते हैं कि कई बार पंडित मोतीलाल नेहरू जी, चूँकि वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कई बार जेल गए। उनकी पत्नी श्रीमती स्वरूप रानी जी भी, वो भी जेल गई आंदोलन में। इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई थी, उन्होंने अपनी जो सुख सुविधा का जीवन था उसको उन्होंने त्याग दिया, और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए पूरे परिवार ने खादी वस्त्र धारण करना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी खादी का वो सूत काटने का काम करते थे, जेल में भी रहते थे, तो विद्वान तो थे ही। आखिर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, इसके पीछे निश्चित तौर पर बापू की बहुत बड़ी सोच रही होगी कि देश को आधुनिक, जब देश आज़ाद होगा तो इस व्यक्ति की ज़रूरत है। और वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिद्ध किया, जब वो सरकार में आए तो
यह देखना पड़ेगा कि नेहरू जी और पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने मिलकर सारे रजवाड़ों को, जो ब्रिटिश भारत का अंग था, उनको मिलाने में वो कामयाब रहे। हैदराबाद के लिए थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा भारत सरकार को, और जम्मू कश्मीर में चूँकि परिस्थिति ऐसी थी, चूँकि राजा ने पहले लिख कर नहीं दिया, तब तक कबायली घुस गए पाकिस्तान से, इसलिए आज भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए बार बार कोसा जाता है नेहरू जी को। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को यह देखना चाहिए कि आखिर महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने के प्रस्ताव में इतना विलंब क्यों किया? क्या इसके लिए नेहरू जी दोषी थे? इसके लिए नेहरू जी दोषी नहीं थे। नेहरू जी कुल मिलाकर लगभग 12 साल जेल में रहे, और जवाहरलाल नेहरू जी की 2 बहनें विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हठी, दोनों भी स्वतंत्रता आंदोलन में उन लोगों ने भी भाग लिया है। ये लोग भी कई बार जेल गए हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 42 के आंदोलन में जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, उन्होंने भी 13 वर्ष की उम्र में ही वानरी सेना बनाया था कांग्रेस पार्टी का। और इंदिरा जी उसी समय से इसमें लग गई, उसी समय से देश के लिए वो भी लड़ती रही। अगर जवाहरलाल नेहरू जी को इंदिरा गांधी जी को आगे ही बढ़ाना होता तो जो लोकप्रियता थी नेहरू जी की, उसमें कौन उनको रोकता? लेकिन इंदिरा गांधी उनके जीवन काल में मंत्री पद पर नहीं आसीन हुई, कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहीं। इंदिरा जी के द्वारा अगर 2 भूलें नहीं होती अपने जीवन काल में, एक जो 1959 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया केरल की EMS नंबूदिरीपाल साहब की सरकार को गिराकर, उससे उनकी बड़ी बदनामी हुई, कांग्रेस की बदनामी हुई। और बाद में जब वो मुख्य प्रधानमंत्री हुई 1966 में, तो अपने अवधि में बहुत से राष्ट्रपति शासन जो लागू किए गए विपक्षी दलों की सरकारों को भंग करके, ये कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन यही कदम एक ऐसी परिस्थिति आई जब जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए और श्री चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर हुए, तो 10 कांग्रेसी सरकारों को भी भंग किया गया था। और फिर जब 1980 में इंदिरा जी आई तो उन्होंने उन गैर कांग्रेसी राज्यों को, तो ये तो राजनीतिक बात है। इंदिरा जी की दूसरी भयंकर भूल थी, आपातकाल में उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मामले को जयप्रकाश बाबू से बात कर, JB कृपलानी साहब से बात कर, मामले को ठंडे तरीके से डील करना चाहिए था। आपातकाल लगाने की जो बात आई, जिसके लिए आज भी श्री राहुल गांधी को कोसा जाता है कि उनकी दादी ने यह किया, लेकिन इंदिरा जी के जो काम थे वो हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने पृथ्वी पर्स का उन्मूलन किया, उन्होंने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये उनके समाजवादी कदम थे गरीबों के हित में। और 1971 में जिस तरह से उन्होंने व्हाइट हाउस में जाकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जॉनसन साहब से बातें की और 7वां बेरा के संबंध में, ये पूरी दुनिया ने देखा, ये हिम्मत थी उनकी। और 1975 में सिक्किम का जिस तरह से विलयन कर उन्होंने चीन को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, ये हमेशा याद किया जाएगा। श्री राजीव गांधी जी परिस्थितिवश राजनीति में आए थे, लेकिन जब 5 वर्ष वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके कुछ काम, जैसे वोटर बनने का 21 से 18 वर्ष, नवोदय विद्यालय उनके समय के, और जो गांव-गांव में जो कच्ची सड़क का स्कीम शुरू हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। कंप्यूटराइजेशन उनकी बहुत बड़ी देन थी, और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने किया वो भी बहुत बड़ी बात थी।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में औद्योगिकरण की शुरुआत की, बड़े बड़े बांध बनवाए, बड़े बड़े डैम बनवाए, IIM, एम्स, IIT जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं की उन्होंने नींव डाली। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उनका नेहरू खानदान का ये पक्ष नहीं दिखलाया जाना चाहिए, परिवारवाद का आप आरोप उस परिवार पर नहीं लगा सकते हैं जहां पूरे पंडित मोतीलाल नेहरू जी से लेकर उनकी पत्नी से लेकर उनके सारे जो बच्चे थे उन सभी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया है और जेल गए, प्रताड़ित हुए हैं। ऐसा कितना परिवार है इस देश में जिसमें पूरा परिवार ये देखना पड़ेगा, और जो उस तरह के परिवार रहे हैं हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। और बीजेपी को अपना शासन ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ दूसरे शासन की बुराई करके आप नाम नहीं कमा सकते हैं, और इससे देश का कोई भला नहीं होगा। देश के भला करने के लिए आपको निश्चित तौर पर सामाजिक सद्भाव देश में कायम करना होगा और विपक्षी दलों को दुश्मन के रूप में ट्रीट नहीं करना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।